अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि असम में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो असम में जोरदार जीत से बीजेपी में कितना कद बढ़ा है किसका? हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो अब असम के मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। तो उन्हीं की बात की जा रही है। और आप देखते हैं कि अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो असम के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। और बीते 4 मई को जब असम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटी, तो गुवाहाटी स्थित भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सिर्फ जश्न ही की तस्वीर सामने नहीं आई, बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर चर्चाएं भी सुनाई दी हैं। और आपको पता है, कांग्रेस से आए थे हेमंत बिस्वा शर्मा, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। और ऐसी कुछ आवाजें उस वक्त भी सुनने को मिली जब हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। और यहाँ बीजेपी खेमे में ज्यादा लोगों का मानना है कि इस जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह हेमंत का नेतृत्व है। 126 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पार्टी अकेले 82 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं उनकी उसकी सहयोगी पार्टियां समेत एनडीए गठबंधन को कुल 102 सीटें मिली। गठबंधन के लिए प्रदेश में इस जीत को पार्टी कार्यकर्ता ऐतिहासिक मान रहे हैं, इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को क्रेडिट दे रहा है। और कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि असम में इस तरह की निर्णायक जीत ने हेमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक कद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दिया। एक महिला कार्यकर्ता हमसे कहती कि ऐसा लगता है कि वो और आगे जाएंगे, प्रधानमंत्री के लेवल तक। वहीं एक और महिला ने कहा कि हम लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद वह देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनमें नेतृत्व करने की बेहतरीन क्षमता है। ये सारी बातें वैसे तो हमें बीजेपी के ही खेमे से सुनाई दी है, लेकिन इन्हें अतिशयोक्ति मानकर नहीं चला जा सकता है, क्योंकि विपक्ष भी असम की राजनीति में हेमंत बिस्वा शर्मा की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करता है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दिए गए इंटरव्यू में विपक्षी नेता अखिल गोगोई ने एक कहा था कि लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि हेमंत से है। राष्ट्रीय राजनीति, ये आप देखते हैं कि ऐसे में हेमंत के नेतृत्व में पार्टी ने जो निर्णायक जीत दर्ज की, क्या उससे हेमंत का कद राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा होगा? इस सवाल के जवाब में सेंट्रल गुवाहाटी से नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं कि हेमंत का कद पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा हो चुका है। उनके मुताबिक हेमंत अब सिर्फ असम या पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं नेता नहीं रहे, बल्कि बीजेपी के उन चेहरों में शामिल हो गए जिनकी राजनीति और चुनावी क्षमता पर पार्टी नेतृत्व खुलकर भरोसा करता है। पिछले कुछ सालों में देखें तो हेमंत बीजेपी के सबसे सक्रिय स्टार कैंपेनर्स में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने सिर्फ असम ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार किया है। खासकर खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने लगभग 1.5 महीने में 8 राज्यों की 47 सभाएं और कई रोड शो किए थे। और उनके आक्रामक तेवर और सांप्रदायिक भाषणों की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की जाती है। बीजेपी नेता विजय गुप्ता कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कैबिनेट के तमाम दिग्गज मंत्रियों से इतर राष्ट्रीय पटल पर बीजेपी के दो चेहरे ऐसे हैं जिनकी स्वीकारता और लोकप्रियता की चर्चा होती है। एक योगी आदित्यनाथ, दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा। और एक सवाल यह भी उठता है कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हेमंत असम जैसे छोटे राज्य के, तो दोनों की कद को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? लंबा सफर बाकी। इस सवाल के आप देखते हैं कि इस सवाल के जवाब के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में सफर को देखना होगा। 11 साल पहले 2015 में अमित शाह की पहल पर हेमंत बीजेपी में शामिल हुए थे। तब असम में कांग्रेस का दबदबा था और बीजेपी केवल 5 विधायक थे। वहीं त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार मजबूती के साथ सत्ता में थी, जबकि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा था। अगले ही साल 2016 में हेमंत को बीजेपी की तरफ से नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा का संयोजक बनाया गया। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम किया। और असम में बीजेपी की पहले सरकार बनाने से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में पार्टी उनके सहयोगियों की सरकार बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक
हेमंत ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को तोड़ने, क्षेत्रीय नेताओं को अपने साथ लाने और बीजेपी को एक स्वीकार्य राजनीतिक ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई। और यही कारण है कि वह पार्टी के भीतर और बाहर मजबूत चेहरा बनकर उभरे। और इस उभार के बीच उनमें उनके केंद्र की राजनीति में कदम बढ़ाने को लेकर कयास लगते रहे हैं। यहाँ तक कि इस बात को लेकर भी जब कभी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होगा, तब हेमंत भी एक विकल्प के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अभी इसमें वक्त है और आप देखते हैं पूरे देश में एक बड़े राष्ट्रीय नेता की पहचान बनाने के लिए हेमंत को और लंबा सफर तय करने की जरूरत है। राज्य की राजनीति से आगे बढ़ने के संकेत। और वैसे इसी साल फरवरी महीने में हेमंत ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा था वह अभी अगले 5 सालों के लिए खुद को राज्य की राजनीति तक सीमित रखना चाहते हैं। अपने इस बयान में वह कहते हैं कि कई लोग जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पद पर की रेस में हैं, पर असम की को मेरी जरूरत है और इसलिए मैं अगले 5 सालों के लिए स्टेट पॉलिटिक्स में ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, ये उसी वक्त देखा जाएगा। लेकिन असम की राजनीति को बीते 30 सालों से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार रनेन गोस्वामी दावा करते हैं कि हेमंत की महत्वाकांक्षाएं पहले से केंद्र में जाने की रही हैं। वह कहते हैं 2019 में हेमंत बिस्वा शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उन्होंने पार्टी से तेजपुर सीट से टिकट भी मांग की थी, सब कुछ तय हो चुका था, पर फिर पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड ने तय किया कि हेमंत फिलहाल राज्य में ही रहे। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर प्रदेश में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं जो साल 2019 में नहीं हो सका वो अगले कुछ सालों में आपको देखने को मिल जाएगा। हेमंत को राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने की योजना है। असम छोड़कर केंद्र की राजनीति में प्रवेश करने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार नवा ठाकुरिया कहते हैं कि हेमंत के लिए फिलहाल असम छोड़ना संभव नहीं है। उन्होंने असम में ऐसे बहुत से मुद्दे उठा दिए जिन पर उन्हें काम करना ही पड़ेगा, जैसे उन्होंने जो बेदखली अभियान चलाए, जो राज्य पर कर्ज का बोझ है और असम की स्थानीय जनता है उनकी पहचान को बचाने का मुद्दा। इन सभी मुद्दों को देखते हुए उनका अगले 2-3 साल में दिल्ली जाना संभव नहीं लगता है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। अगले प्रधानमंत्री की रेस। तो आप देखिए, रही बात नेतृत्व परिवर्तन हेमंत की दावेदारी की, तो राजनीतिक लेखक निरंजन मुखोपाध्याय का मानना है बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही अभी दूर है। उनके मुताबिक बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ना चाहते कहना उनका कहना है। भले ही 2034 तक नहीं, लेकिन मोदी कम से कम 2031 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा होने पर वे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ देंगे। निरंजन मुखोपाध्याय का यह भी मानना है कि मोदी के बाद सबसे मजबूत दावेदार गृह मंत्री अमित शाह माने जाते हैं। उनके मुताबिक हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह का होना इसी तरफ इशारा करता है। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल पार्टी नेतृत्व और संभावित दावेदारों दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। निरंजन मुखोपाध्याय के मुताबिक भविष्य के नेतृत्व का फैसला मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली, हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने की क्षमता, खासकर जब राम मंदिर अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मुद्दे पूरे हो चुके और समान नागरिक संहिता पर भी काम जारी है। दूसरा, संगठन को मजबूत बनाए रखने और दक्षिण भारत तक बीजेपी का विस्तार करने की क्षमता। तीसरा, आरएसएस के साथ अच्छे से रिश्ते, उनका समर्थन। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को चुनते समय उम्र भी एक फैक्टर होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस तीनों अभी 50 की उम्र के आसपास हैं। अगर नेतृत्व परिवर्तन 2034 के आसपास होता है, तब यह तीनों की उम्र लगभग वही होगी जितनी उम्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। आरएसएस का समर्थन किस नेता को है? तो आप देखते हैं कि तीनों नेता ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राज्य से आते हैं। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा उस राज्य से आते हैं जिसने बीजेपी को हिंदी पट्टी से बाहर पूर्वोत्तर में विस्तार करने का रास्ता दिया। लेकिन इन तीनों नेताओं में सबसे निर्णायक बढ़त किसके पास हो सकती है? महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे का मानना है कि आरएसएस का समर्थन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इस मामले में फडणवीस सबसे आगे दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक फडणवीस लंबे समय से संघ की जमीनी राजनीति से जुड़े रहे और महाराष्ट्र में होने की वजह से नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के भी काफी करारे हुए हैं। आरएसएस बीजेपी का सहयोगी संगठन माना जाता है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साठे के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस से बीजेपी में जाना आना आज भी उनके राजनीतिक सफर की एक कमजोर कड़ी माना जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ को संघ के भीतर यह चिंता हो सकती है कि उनकी व्यक्तिगत छवि पार्टी से
भी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के पत्रकार विजय द्विवेदी इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आरएसएस बेहद व्यवहारिक संगठन है और उसके लिए सबसे अहम बात यह होगी कि कौन हिंदू वोटों को सबसे मजबूती से जोड़ सकता है। उनके मुताबिक योगी आदित्यनाथ में यह क्षमता दिखाई देती है। आरएसएस और सीनियर लीडरशिप के साथ रिश्ते, तो वही नवा ठाकुरिया का दावा है कि आरएसएस के लिए हेमंत एक पूंजी की तरह है। संघ हिंदू एकजुटता की बात करता है, लेकिन हेमंत ने काम किया देखने से ऐसा लगता है कि फिलहाल हेमंत को आरएसएस का समर्थन प्राप्त है। सीनियर लीडरशिप के साथ सहज रिश्तों के सवाल पर दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि हेमंत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी के साथ औपचारिक। और ठाकुरिया एक उदाहरण देकर इस बात को समझाते हैं कि हाल ही में जब 4 राज्यों में के नतीजे आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बीजेपी की बड़ी जीत के लिए कहीं भी हेमंत को सार्वजनिक मंच से श्रेय नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार नवा ठाकुरिया हेमंत के रास्तों की चुनौतियों को गिराते हुए कहते हैं, हेमंत फिलहाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार के योग्य नहीं है, वह हिंदी में असरदार भाषण नहीं दे पाते। तो ऐसे हिंदी के साथ अगर आप दिल्ली में काम करना चाहते हैं तो चुनौतियां तो आएंगी ही। वो खुद स्वीकार भी करते हैं, मैं एक छोटे से राज्य से का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली मेरे लिए दूर है, लेकिन वहां पहुंचने की महत्वाकांक्षा उनमें जरूर है। उनके लिए पहले उन्हें केंद्रीय राजनीति में हिस्सा लेना होगा। हर नेता नरेंद्र मोदी की तरह मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। मोदी के बाद बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो नीलंजन मुखोपाध्याय भी मानते हैं कि मोदी के उत्तराधिकारी में वैसी ही जन अपील और करिश्मा होना जरूरी होगा। इस मामले में पत्रकार विजय द्विवेदी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक बीजेपी समर्थकों के बीच मोदी के बाद योगी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यहाँ तक कि आक्रामक हिंदू समर्थक के एक हिस्से में उनकी लोकप्रियता मोदी से भी ज्यादा मानी जाती है। हालांकि त्रिवेदी यह भी कहते हैं कि हेमंत भी हिंदुत्व की राजनीति को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर खुद को उसी तरह स्थापित करने के लिए उन्हें अभी और समय चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरकार यह सब उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जब मोदी अमित शाह के बाद नेतृत्व परिवर्तन का सवाल सामने आएगा। हालांकि अगर आने वाले वर्षों में बीजेपी कमजोर पड़ती है और गठबंधन की राजनीति पर निर्भर होती है तो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा।